आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो ये हाल में टकराव बढ़ा है उस पे बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ काफ़ी जानकारी है इस पर, तो कोशिश यही है कि समझें कि ये उलझी हुई सी स्थिति है क्या, ये सब यहाँ तक पहुँचा कैसे और आगे क्या देखना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हो क्या रहा है, लेटेस्ट क्या है? खबरें तो हैं कि अमेरिका ने ईरान की 3 खास परमाणु ठिकानों पर फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर हवाई हमले किए हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल ने भी ईरान के अंदर काफी अंदर तक जाकर हमले किए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ? रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की एविन जेल, फिर वो आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर्स, कुछ फौजी अड्डे और यहाँ तक कि 6 हवाई अड्डों पर भी। बाप रे, एविन जेल और आईआरजीसी हेडक्वार्टर, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इजराइल कह रहा है कि ये सब ईरान की फौजी ताकत और जो उनकी न्यूक्लियर क्षमता है उसको कमजोर करने के लिए किया गया है। ये तो काफी गंभीर कदम लग रहे हैं, एक साथ इतने निशाने। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसने भी जवाब दिया है। हाँ, वो तो होना ही था। कैसे? उसने अमेरिका के जो रीजनल बेस हैं, जैसे कतर में अल उदीद है, इराक में है, उन पर और इजराइल के शहरों पर भी, तेल अवीव, बेरशेबा जैसे शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ओके। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि ज्यादातर हमले उनके डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए, लेकिन कुछ हमले सीधे आम जगहों पर भी लगे, जैसे सोरका मेडिकल सेंटर का जिक्र आ रहा है। ओह, अस्पताल पे? हाँ, और उससे लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये दिखाता है कि ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है, वो सीधा जवाब दे रहा है। और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? जाहिर है बहुत बुरा पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। ईरान में तो अनुमान है कि मरने वालों की संख्या सैकड़ों में, शायद 1000 तक भी पहुंच सकती है, और हजारों लोग घायल हैं। और दुख की बात यह कि अस्पतालों, जेलों जैसी जगहों पर भी हमले हुए हैं। और इजराइल में भी, जैसा मैंने कहा, मिसाइल डिफेंस ने मौतें तो कम रखी, पर अस्पताल पर हमला और लगातार जो एयर रेड सायरन बजते हैं, उससे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, डरे हुए हैं। और वो तेहरान से लोगों के निकलने की भी खबर थी। हाँ, वो भी एक बड़ी चीज है। इजराइल ने फौजी ठिकानों के पास चेतावनी दी थी, तो उसके बाद करीब 1 लाख से ज्यादा लोग तेहरान छोड़कर चले गए हैं। 1 लाख? हाँ, अब सोचिए, सड़कों पर भयानक जाम, पेट्रोल की कमी, खाने पीने के सामान की किल्लत, हालात बहुत खराब है वहाँ। ये तो वाकई चिंता की बात है। और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहा है इस पर? जाहिर है, चिंता तो सब जता रहे हैं। यूएन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जो रीजनल पावर्स हैं, सब कह रहे हैं कि भाई तनाव कम करो, फौरन कम करो। और इसी बीच ईरान ने वो हॉर्मोज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया का कितना तेल वहां से जाता है? करीब 20%। तो अगर वो बंद होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ओह। और इसी माहौल में भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु चलाया है अपने नागरिकों को निकालने के लिए। हाँ, वो जरूरी भी था। कितने लोग निकाले गए? 2100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया है। चलिए, ये अच्छी बात है। तो अब सवाल ये कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चिंगारी तो काफी टाइम से सुलग रही थी। पहले ये लड़ाई पर्दे के पीछे से होती थी, छोटे मोटे हमले या फिर वो प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए। प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, या यमन में हूती हैं, जो ईरान या इजराइल की तरफ से लड़ते हैं पर सीधे तौर पर नहीं। अच्छा, तो पहले ऐसे चल रहा था। हाँ, लेकिन फिर अक्टूबर 2024 में ईरान ने वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 किया। करीब 200 मिसाइलें सीधे इजराइल पर ताकी। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो पहली बार था शायद कि ईरान ने सीधे इतना बड़ा हमला किया। बिल्कुल, वो पहला इतना बड़ा सीधा हमला था। और उसके बाद से 2023 के आखिर से ही सीरिया में, लेबनान में, गाजा में हमले तेज हो गए थे। एक दूसरे पर ड्रोन, मिसाइल हमले। तो धीरे धीरे ये प्रॉक्सी वॉर से हटकर सीधे आमने सामने की लड़ाई की तरफ बढ़ गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दोनों देश सीधे टकराव के बहुत करीब आ गए थे। और अब जो अमेरिका और इजराइल ने ये बड़े हमले किए हैं और उसके जवाब में ईरान ने जो किया है, ये एक तरह से दोनों देशों के बीच पहला खुला पारंपरिक युद्ध माना जा रहा है। फुल स्केल वॉर। ये तो बहुत खतरनाक मोड़ है। तो अब आगे क्या? किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, कई चीजें हैं देखने वाली। पहला तो वही हॉर्मोज जलडमरू मध्य। क्या ईरान सच में उसे बंद करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा अमेरिका का रोल। उसने B-2 बॉम्बर गुआम भेजे हैं, खाड़ी में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। वो कितना और इन्वॉल्व होता है, ये देखना होगा। और तीसरा, ये लड़ाई और फैल सकती है क्या? बिल्कुल, यही तीसरा पॉइंट है। हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स क्या करते हैं? सीरिया, लेबनान, दक्षिणी तुर्की में भी हमले हो रहे हैं।
ये सब आग को और भड़का सकते हैं। और चौथा पहलू वो मानवीय संकट है। हाँ, चौथा है बढ़ता मानवीय संकट। कैजुअल्टीज बढ़ रही हैं, लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, अंदरूनी और बाहरी रेफ्यूजी बन रहे हैं, अस्पताल खाली कराए जा रहे हैं, और ईरान में इंटरनेट का लगभग पूरा ब्लैकआउट है। करीब 97% बंद है। बाप रे, 97%? हाँ, और 5वां पॉइंट है डिप्लोमेसी का। क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? क्या लगता है? ईरान ने कुछ संकेत तो दिए हैं कि अगर हमले रुकें तो वो बातचीत को तैयार हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देश भी कह रहे हैं कि संयम बरतो। तो एक छोटी सी खिड़की शायद हो, लेकिन वक्त बहुत कम है। तो मतलब हालात बहुत नाजुक हैं। बहुत ज्यादा। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे ये हालिया हमलों ने तनाव को एकदम पीक पर पहुंचा दिया है, लोगों पर इसका क्या भयानक असर हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है, ये सब शुरू कैसे हुआ था और आगे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे नजर रहेगी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम लिसनर्स के लिए। ईरान एक तरफ तो कह रहा है कि बातचीत हो सकती है, दूसरी तरफ वो हॉर्मोन्स बंद करने की धमकी भी दे रहा है। तो ये जो उसका दोहरा रुख है, ये उसकी आगे की स्ट्रेटजी के बारे में क्या बताता है, खासकर तब जब उस पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और देश के अंदर भी इतनी उथल पुथल है। ये सोचने वाली बात है।